नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो पॉलिटी की क्लास है। इससे पहले हम आपको एक क्लास दे चुके हैं जो आपकी प्रस्तावना पर थी। ठीक है, जो आज की आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, ये क्लास है आपकी अनुसूचियों पर। क्योंकि जहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए हैं, हमारे फोकस वहीं ज़्यादा रहेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा संविधान आपको कवर नहीं कराएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको आप थोड़ा सा फोकस्ड रह के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। एक आपको वैधानिक चेतावनी है। क्या है चेतावनी? तो वो चेतावनी ये है कि कोशिश रहेगी हमारी कि केवल फैक्ट पर ही बात हो। कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेंगे जैसा ज़रूरत होगा, लेकिन पूरी तरीके से हम जो कोशिश करने वाले हैं वो हमारे या तो वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे यूपीएसआई, या फिर आप कोई भी जो पुलिस से संबंधित जो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या फिर एसएससी या बैंक या रेलवे, ठीक है, इन सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक तैयारी को करते रहिएगा। ठीक है, चलिए एक और बात आपसे कर लेते हैं कि आपको इसी चैनल पे जो यूपीएसआई वाले सूची में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अन्य क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप कवर करते हुए चलेंगे। जैसे अभी मेरे ही द्वारा आपको हिस्ट्री वहाँ पे कवर कराई जा रही है, उसकी क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और साथ ही मैं जल्दी ही जो आपकी क्लासेस हैं जैसे मूल विधि, ठीक है, तो मूल विधि की क्लासेस भी मैं जल्दी आपको शुरू करा दूंगा। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आइए, अनुसूचियों को समझने से पहले हम लोग कुछ बातों पे फोकस करेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो अब जब संविधान की बात स्टार्ट होगी आपकी, तो संविधान को बनाते समय कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि जैसे आप पढ़ते होंगे कि मूल संविधान, और वहीं पे इसकी वर्तमान स्थिति भी देखते होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उस समय पे जो संविधान था वो कहीं ना कहीं कुछ वर्तमान की स्थिति से भिन्न होगा, कुछ अलग होगा। कुछ अलग इन द सेंस कि वर्तमान तक आते आते कुछ चीज़ें इसमें जुड़ी होंगी, प्लस हुई होंगी। इसी वजह से हम इसको दो रूपों में बांट करके देख लेते हैं कि मूल संविधान में क्या चीज़ें थीं और वर्तमान की स्थिति इसकी क्या है। जुड़ी होंगी कुछ चीज़ें इसमें, या हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। तो इसी परिस्थिति के साथ थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, बदल जाती हैं, और इसीलिए हम इसको दो रूपों में देख देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जब बात संविधान की हो रही है तो संविधान की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है, एक सेकंड दीजिएगा, संविधान का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब आप देखिएगा
तो इस संविधान की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि जब हम संविधान पढ़ने जाते हैं तो संविधान में आपने जो मूल संविधान की स्थिति है तब आपने पढ़ा होगा कि इसमें टोटल कितने भाग हैं। तो आपको पता है कितने भाग हैं, बस 22 भाग हुआ करते थे। और आप इसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल पढ़ते हैं। और ये उस समय जो मूल संविधान था तो उस समय 395 आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से आप पढ़ते होंगे जो अनुसूची हैं तो इनकी संख्या कितनी थी। तो आपको पता है कि ये 8 अनुसूची थी। तो अब क्योंकि मूल संविधान की बात कर रहे हैं यानी कि जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ उस समय पे उस संविधान की स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे जब हम संविधान यानी कि एक किताब मान लीजिए इसको, यानी कानून की क्या है, एक तरीके से किताब है। तो जब आप कोई किताब पढ़ते होंगे तो किताब पढ़ते समय आपको पता है कि सबसे पहले आप उसकी सूची देखते हैं। आप सबसे पहले उसमें क्या मिलती है, एक विषय सूची मिलती है। उस सूची में ये बताया जाता है कि इसमें कौन कौन से पाठ दिए गए हैं यानी कि भाग दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा कि इन भागों में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, और इन टॉपिक के साथ कुछ सब टॉपिक भी होते हैं। तो उसी प्रकार से आपका संविधान है और इसको समझने के लिए आप इसी तरीके से किताब को समझिए। तो संविधान भी एक किताब के रूप में है जो कि जब लिखी गई थी जो किताब तब उस समय जो भाग थे इसमें यानी 22 भाग थे। फिर अनुच्छेद जो थे यानी कि टॉपिक की तरह अगर आप देखें तो इतने थे। और सूची की बात करें तो ये 8 थी। अब यहाँ पे जो विषय सूची है ये आपकी एक प्रस्तावना के रूप में काम कर सकती है। यानी कि प्रस्तावना जब आपको ये बताती है कि आपके संविधान में किस किस यानी कि किन किन चीज़ों की बात की गई है। जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की बात की गई है तो कितने प्रकार की, बंधुत्व की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये आपको पूरी की पूरी एक किताब के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि एक पूरी की पूरी किताब के रूप में दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से आप आगे समझ लीजिएगा कि हम अब इस किताब को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो जब हम अनुसूची की बात करेंगे तब समझिएगा कि मूल संविधान की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं वर्तमान की स्थिति को बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में समझे उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो आपको पता है कि 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वहीं पे वर्तमान की स्थिति को अगर आप देखें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब आपका संविधान 1950 में पूरी तरीके से लागू हो गया था। और लागू होने के साथ अब वर्तमान की जो स्थिति है, आप जैसे आपको पता है कि 2025 खत्म होने वाली है। यानी कि इस लंबे सफ़र को तय करने में इसको वक्त लगा होगा। और इस वक्त लगने में आपकी 4 अनुसूचियां क्या गई, जोड़ी गई। यानी कि 8 थी तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई। तो ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें क्या बदलाव थे, क्या प्लस किया गया इसमें, और इनको कब जोड़ा गया, तो इसी क्रम को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अनुसूचियां जोड़ी गई जो संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ी जाती हैं। ऐसे ही नहीं कि आपने लिस्ट बना दिया तो आपने जैसे मान लीजिए कि किताब है उसमें आपने एक नोट्स बना के अलग से कर दिया, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये संसद के माध्यम से आगे पढ़ेंगे हम लोग कि संसद कोई भी अमेंडमेंट करती है यानी कि संशोधन करती है तो उसके संशोधन करने की एक प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया के माध्यम से उस किताब में नई चीज़ें ऐड की जाती हैं या हटाई जाती हैं या जो भी स्वरूप उसका बनता है। ये एक संविधान के संशोधन के माध्यम से जो आपका संसद का काम है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आइए, 8वीं अनुसूची तक हमने जो चीज़ें देखी यानी कि 8 अनुसूची पहले से ही मौजूद है। तो हम एक क्रम में पहले ये समझ लेते हैं कि जो 9वीं अनुसूची थी ये 9वीं अनुसूची कब और कैसे जोड़ी गई। तो देखिए, हुआ ये कि पहला ही संविधान संशोधन होता है
और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से यानी कि 1951 में ये संशोधन हुआ और इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया, ये पहले जो नवी अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि नवी अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो जोड़ी गई इसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ तो आपको पता है कि भूमि सुधार को लेकर के जो एक्ट आया, यानी कि जो कानून लाया गया, इस कानून को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके लिए समस्या ये थी कि काफ़ी ज़मीनी विवाद बनेंगे और उसी वजह से लोग कोर्ट जाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि कोर्ट में और उस समय में जो आपकी संसद थी, इस संसद में काफ़ी तनातनी रहती है और जिस वजह से फाइनली संसद एक नया निर्णय लेती है और नवी अनुसूची लेकर के आती है। और ये जो नवी अनुसूची लेकर के आई, इसके माध्यम से क्या किया गया कि इसमें कह दिया गया कि इस नवी अनुसूची में अगर कोई विषय यानी कोई सब्जेक्ट डाला जाता है, उस पे कोर्ट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि उसका पुनर्वावलोकन नहीं हो सकता। जो भी इसमें लिख करके डाल दिया गया उस पे कोर्ट कोई आपत्ति नहीं जता सकता। तो इस तरीके से चीज़ें करना काफ़ी आवश्यक हो गया था, क्योंकि उस समय काफ़ी चीज़ें विवादित हो गई थी। अब सोचिए कि सरकार को रोड बनानी हो और रोड बनाने के लिए लोगों की यहाँ पे जो ज़मीन आ रही हो, और ज़मीन आपको पता है कि शुरू में जो भूमि थी वो एक क्या थी, संविधान में आपको पता है कि एक मूल अधिकार बना दिया गया था, और जब कोई चीज़ मूल अधिकार के रूप में हो तो आप उसको आसानी से छीन नहीं सकते हैं। तो ठीक उसी लिए ये सारी समस्याएं कोई जड़ बन गई और इसीलिए ये एक नवी अनुसूची जोड़ी गई जो 1951 में जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए, लंबी कहानी है, फिर कभी इस कहानी को बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आपको बता देते हैं ये थी आपकी नवी अनुसूची और अब चलते हैं हम 10वीं अनुसूची की तरफ। ठीक है, तो जब 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप याद रखेंगे संविधान में 52वां संशोधन होता है। ठीक है, और ये संशोधन कब होता है, तो आप याद रखेंगे 1985 यानी 1985 में ये अमेंडमेंट हुआ, यानी संविधान संशोधन होता है और उसके माध्यम से आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। अब ये जैसे ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो आपको पता है कि 10वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अभी आगे आगे समझेंगे, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। बस पहले ये समझिए कि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ दी गई। अब 11वीं अनुसूची जो थी, तो ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो याद रखेंगे ये था आपका 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1992 में ये होता है, यानी 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ और 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक उसी प्रकार से एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये जो 12वीं अनुसूची थी ये 74वां संविधान संशोधन था। और 74वां संविधान संशोधन कब होता है, तो याद रखेंगे ये भी 1992 यानी 1992 में हुआ। ठीक है, तो ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आइए एक एक करके और इसको समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि पहली से लेकर के 12वीं अनुसूचियां आपकी क्या कहती हैं, इसमें क्या लिखित है, क्या वर्णित है, इस सब पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली अनुसूची पे जब बात करेंगे तो पहली अनुसूची आपका ये बताती है कि राज्य एवं, लिखते चलेंगे,
देखिए आप अपने नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की सूची इसमें दी गई है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा कि हमारे जो कुल राज्य हैं इनकी सूची कहाँ मिलती है, तो याद रखेंगे यही पहली जो अनुसूची है इसी मिलती है, न कि पहले भाग में। आपको पता होगा कि जो संविधान का भाग 1 है इसमें 4 आर्टिकल आते हैं आपके, 1 2 3 4। पहला आर्टिकल क्या कहता है, तो आपको पता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी वहां पे बताया गया है। और इसी प्रकार से आपके दूसरे में जो नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे में जो आपके नए राज्य हैं उनकी सीमा और उसके जो नाम की बात की गई है, और इसी तरीके से जो चौथा है इसमें परिवर्तन की बात की गई है। तो ये जो 4 आर्टिकल आपके मिलते हैं इसमें कहीं भी आपकी कोई लिस्ट नहीं दी गई है। तो लिस्ट कहाँ मिलती है आपको, सूची कहाँ मिलती है, तो आपका यही पहला जो जो अनुसूची है इसी में आपकी लिस्ट बनती है। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि मान लीजिए किसी नया कोई राज्य बना, उस राज्य का कहाँ पे उसके लिए जो संशोधन करना पड़ेगा, यानी कहाँ पे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहला कि पहली अनुसूची में। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, कोई एक नया राज्य बना दिया यानी 29 राज्य बना दिए जाएं, तो सूची कहाँ है आपकी, तो पहली अनुसूची में है। तो वहाँ पे 29वां जो राज्य बनेगा उसका नाम कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो आपकी पहली अनुसूची है इसी में इसका नाम लिस्टेड करना पड़ेगा, यानी बदलाव आपका यही पहली अनुसूची में ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरी अनुसूची। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची तो क्या कहती है, दूसरी अनुसूची ये कहती है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उसके वेतन और भत्ते की बात करती है। किसकी, वेतन और भत्ते की बात करती है ये दूसरी अनुसूची। जो आपके संवैधानिक पद या महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची क्या कहती है आपकी, कहती है कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो हैं इनके शपथ की बात करती है, शपथ की बात। अब जब शपथ की बात करती है तो शपथ ये जो भी व्यक्ति शपथ लेगा, यानी जो संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो जो शपथ लेंगे वो शपथ कहाँ है आपकी, इसी तीसरी अनुसूची में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके अपवाद हैं। क्या हैं इसके अपवाद हैं, क्या क्या अपवाद हैं, इसके अपवाद क्या क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके अपवाद हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल। ये क्या मतलब है, तो मेरे दोस्तों समझिएगा कि जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तब आपको एक कहानी वहां समझ में आती होगी कि राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए अनुच्छेद 60 की बात कही गई है। इसका मतलब जब राष्ट्रपति शपथ लेगा तो उसके लिए एक अलग से आर्टिकल बना करके तैयार किया गया है और वो है आर्टिकल 60, यानी कि 60 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा। तब आपसे स्वयं ये चीज़ें अलग हो जाएंगी कि तीसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति आपका क्या नहीं लेगा, शपथ नहीं लेता है। जो दूसरा अपवाद है वो है आपका उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो इसका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है 69, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जो शपथ के लिए 69 में बात कही गई है। और वहीं अगर राज्यपाल की बात कही जाए
तो राज्यपाल के लिए आपका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 159, ठीक है, यानी 159, और वहां पे राज्यपाल की शपथ की बात कही गई है। अब याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो लिख दिया जाएगा कि इनमें से कौन तीसरी अनुसूची के मामले में शपथ ग्रहण नहीं करता, और जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें से कोई एक ऑप्शन है इनमें से, या तो राष्ट्रपति, या तो उपराष्ट्रपति, या तो राज्यपाल दिया हो सकता है। तो आपका आंसर अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की तरफ, ठीक है। तो जब चौथी अनुसूची की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो याद रखेंगे कि जो राज्यसभा है आपकी, इसकी सीटों का, किसका, सीटों का क्या दिया गया है, इसमें बंटवारा दिया गया है, सॉरी, बंटवारा, ठीक है। यानी कि जो चौथी अनुसूची है ये कहती है कि राज्यों की सीटों का बंटवारा कहाँ होगा, चौथी अनुसूची में लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। देखिए, जहाँ ज़्यादा समझाने के लिए ज़रूरत है मुझे लगता है कि वहाँ मैं समझाऊंगा, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं समझाऊंगा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझे बताइएगा, वरना आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना महत्वपूर्ण हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ठीक है। अब बताने के लिए तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है मेरे पास। जैसे अगर मान लीजिए इसकी संशोधन की मैं बात करूँ तो इसमें आधे राज्यों की सहमति आवश्यकता होती है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत डीप चली जाएंगी वो चीज़ें, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं उतना पढ़ने की आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, जब मैं आपको अलग से ये क्लासेस, आपको पता है कि इसी चैनल पे ही आपको अलग से जो पॉलिटिकल सेगमेंट बना हुआ है वहाँ पे आपको ये क्लासेस ऑलरेडी मिली हुई हैं, 4-5 क्लास वहाँ पे दी हैं, और वहाँ पे भी आगे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो पूरा एक सब्जेक्ट रूप में उसको पढ़ा रहा हूँ, यानी विषय के रूप में उसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको काफ़ी डीप चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी शॉर्ट में चीज़ें कर रहे हैं। ये केवल हमारा जो उद्देश्य है वो है आपका केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी भी तरीके से आपको क्वालिफाई कराना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवी अनुसूची की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए, तो पांचवी अनुसूची आपकी क्या कहती है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चारों को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर और जो छोड़ करके जो अन्य जो राज्य हैं इनमें जो एसटीज वगैरह हैं, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजाति हैं, यानी कि एससी और एसटी, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण की बात होगी। किसकी? इनके प्रशासन, इनके प्रशासन और नियंत्रण की बात होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जो छठवीं अनुसूची है, इस छठवीं अनुसूची में यही जो चारों राज्य हैं आपके, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसको मैं ट्रिक में बोल देता हूँ एम टी एम, ठीक है। तो जो एम टी एम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये इसके प्रशासन और नियंत्रण की बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो पांचवी अनुसूची है इसमें इन राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों में जो है आपके एसटी के एससी और एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण की बात कही है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं आपसे छठवीं अनुसूची, तो इन्हीं चार राज्यों को यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन सब जो चार राज्य हैं आपके, इन राज्यों के लिए प्रशासन
और नियंत्रण की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि जो जनजाति हैं आपके, इनके लिए बात कही गई है, इनके क्षेत्रों के लिए प्रशासन की बात कही गई है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ये थी आपकी 6 अनुसूची। अगली बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ। और 7वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है? ठीक है, तो थोड़ा इसको डीप समझेंगे क्योंकि ये आपसे प्रश्न बहुत पूछा गया है। चलिए, 7वीं अनुसूची की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि 7वीं अनुसूची आपसे कहती है कि जो केंद्र और राज्य हैं आपके ना, इनके जो मध्य जो शक्तियां हैं, क्या हैं? जो शक्तियां हैं, उनके बंटवारे की बात कही गई है। माफ करिएगा, उनके बंटवारे की बात कही गई है, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है। पृथक्करण की बात कही गई है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे ये पृथक्करण की बात कही जा रही है। तो चलिए, इसमें क्या किया गया है कि आपको 3 सूची दी गई हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 शेड्यूल दिए गए हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं, जैसे संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका मतलब ये है कि कुछ 3 सूचियां बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, और इन लिस्टों में कुछ विषय डाल दिए गए हैं जिसके ऊपर केवल जिनको जो शक्ति दी गई है वही कानून बना सकता है। यानी कि कानून बनाने के लिए एक सूची बनाई गई और कहा गया कि जिसके लिए सूची जारी की गई है वही इस पे कानून बना सकता है। तो जैसे जब हम संघ सूची की बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें जो भी विषय दिया गया है इस पे केवल हमारी जो संघ सरकार है वही आपकी क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। अगर राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें जो भी लिस्ट दी गई हैं तो इस पे कानून बनाने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची, तो समवर्ती का मतलब यह है कि यहाँ पे राज्य और संघ दोनों ही क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब दोनों ही लोग मिलकर के कानून बना रहे हों, तो मान लीजिए एक तरफ राज्य है आपका और दूसरी तरफ क्या है? संघ है, तो कानून किसका मान्य होगा? तो आपको याद रखना है संघ का कानून मान्य होगा, लेकिन राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। बहुत सिंपल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो आपको पता चल गया होगा कि संघ सूची पे राज्य जो है इस पे कानून नहीं बना सकता। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात हो तो अगर कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो ये कानून नहीं बना सकता। लेकिन बात समवर्ती सूची की हो तो यहाँ पे जो भी विषय इसमें डाले गए हैं, जो भी सब्जेक्ट इसमें डाले गए हैं, तो प्रमुखता किसको दी गई है? संघ को दी गई है। तो जैसे संसद अगर कानून बनाती है और या फिर राज्य विधान मंडल कानून बनाता है, तो दोनों में अगर विवाद हो जाए तो जीत किसकी होगी? संघ की होगी। याद रखेंगे। चलिए, अब कुछ इसी में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इन महत्वपूर्ण विषयों की बात कर लेते हैं। जैसे संघ सूची में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो संघ सूची की अगर बात करें तो इसमें जो विषय डाल दिए गए हैं, जैसे कुछ विषय मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है। जैसे रेडियो, ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, जैसे शेयर बाजार या मार्केट, ठीक है, जैसे डाक बैंक, ठीक है, जैसे जनगणना, जैसे निगम कर, या एक और आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए जो
विदेश मामले होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और इसमें नोट कर लीजिएगा, यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूं आपसे, रेलवे, ये भी किसका है, संघ का विषय है। अब राज्य में देख लीजिए आप, राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में कुछ विषय मैं आपको और बता दे रहा हूं, जैसे स्वच्छता, स्वच्छता, भूमि सुधार, ठीक है, और जैसे स्वच्छता हो गया, भूमि सुधार हो गया। अच्छा, कृषि भी इसी में आएगी, ठीक है, कृषि। और उसके साथ जो व्यक्ति जो कर होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति कर भी बोल सकते हैं, व्यक्ति कर, ठीक है, या फिर गैस, या फिर कारागार, या फिर पुलिस, या फिर रेलवे पुलिस भी आपकी इसी राज्य सूची का विषय है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेलवे की बात की जाए तो संघ सूची, और रेलवे पुलिस की बात की जाए तो राज्य सूची, ठीक है। अब तीसरी जो सूची है आपकी वो है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे कि जैसे विवाह है ना, ये तो आपको पता ही होगा, और जो तलाक होता है, विवाह विच्छेद, देखिए कितनी गलती हो रही है, तलाक, ठीक है, और या जैसे गोद लेना किसी को, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जैसे जनसंख्या अगर नियंत्रण की बात की जाए, याद रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और वहीं पे जो आप जो है दंड जो प्रक्रिया होती है आपकी, ये भी इसी का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहूंगा याद रखने के लिए, जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या हुआ कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से जो राज्य सूची के, किसके, राज्य सूची के, लिखते रहिएगा, राज्य सूची के 5 विषय, इनको क्या किया गया कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन से हैं, याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में जो राज्य सूची के 5 विषय थे, इन 5 विषयों को किस में डाल दिया गया, समवर्ती में डाल दिया गया। तो लिखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा, जैसे वन, जैसे नापतौल, ठीक है, या फिर वन्य जीव, या फिर न्याय का प्रशासन, ठीक है। तो ये 5 विषय आपके हो गए। ये पांचों विषय अब वर्तमान में किस में है, तो आपको याद रखना है कि ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको शब्द इजीली समझ में आए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं लगातार आपको रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सुनते भी रहिएगा, ठीक है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची थी। अब हम बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 8वीं अनुसूची की तरफ।
और 8वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में क्या है, पता होगा आपको कि जो भाषाएं हैं इस ये आपकी 8वीं अनुसूची में है। और जब हम भाषाओं की बात करते हैं, चूंकि भाषाएं आपकी लगातार कई बार इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो आप याद रखेंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी भाषा हैं। ठीक है, तो जब मूल संविधान की अगर बात की जाए तो कुल 14 भाषा थी और वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो जो जोड़ी गई हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी और कब जोड़ी गई है। तो 14 थी, इसका मतलब 15वीं कब जोड़ी गई और कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं जुड़ी हुई भाषा सिंधी थी। कौन सी थी, सिंधी थी। और कब जोड़ी गई, तो याद रखेंगे 21वां संशोधन था और ये आपका कब होता है, 1967 में, यानी कि 1967 में ये 15वीं सिंधी भाषा के रूप में जोड़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा कौन सी थी, तो याद रखेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये एक भाषा जो आपकी विदेशी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये भाषाएं कब जोड़ी गई, तो याद रखना है आपको, ये जोड़ी गई आपकी 71वां संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ और उसके माध्यम से ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। अब 18 हो गई। अब 18 के बाद 19, 20, 21 और 22 ये जो भाषाएं हैं ये भाषाएं आपकी कब जोड़ी गई, तो याद रखेंगे, पहले ये देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो लिखेंगे, इसको बोडो मास हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं आपको याद रखने के लिए, तो लिखिएगा बोडो, डोंगरी, ठीक है, और मैथिली और आपकी एक संथाली। ये 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई और ये कब जोड़ी गई ये भी लिख लीजिए आप, तो ये जोड़ी गई हैं आपकी 92वां संविधान संशोधन 92वां, और कब ये हुआ था, 2004 में। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 22 भाषाएं हो गई, यानी कि 15वीं आपकी सिंधी थी, 16वीं, 17वीं, 18वीं यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी जो 92 में जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं ये आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ी गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ और वो है आपकी 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये थी आपकी भूमि सुधार, लिखेंगे भूमि सुधार, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित थी और इसमें क्या था, तो इसमें था कि कुछ कानूनों का न्यायिक पुनरीक्षण, इसको परीक्षण भी लिख सकते हैं आप, परीक्षण से क्या दिया गया है,
संरक्षण दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस पे जो आपका न्यायालय है वो उंगली नहीं उठा सकता। वहीं जो आपकी 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है, ये मैं बात आपसे कर ही चुका हूं। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है आपकी पंचायत से। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी आपके लिए कि आपको पता है कि पंचायत संविधान के कुछ भाग हैं, जैसे भाग 9 है, 9 क है, 9 ख है। तो आपको याद होगा कि वहाँ भी पंचायत और जो नगर पालिका है उसकी बात कही गई है। लेकिन अगर अनुसूची की बात की जाए तो मेरे प्यारे बंधु, याद रखना है कि अनुसूची 11वीं और 12वीं अनुसूची में ये लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर भाग की बात करें तो ये आपके भाग 9 क ख में दिए गए हैं। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, वरना रायता आपके लिए फैल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब पंचायत की बात हो रही है तो देखिए कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो पंचायत को जो विषय सौंपे गए हैं वो विषय हैं आपके लिए, कुछ विषय सौंपे गए हैं। तो पूछ लेता आपसे जैसे कभी कभी कि कितने विषय सौंपे गए, तो आप ये जान लीजिएगा कि टोटल 29 विषय इसको सौंपे गए हैं। तो वहीं अगर जो आपकी 12वीं जो पंचवर्षीय, वो सॉरी पंचवर्षीय बोल रहे हैं, देखिए इकोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो 12वीं जो आपकी सूची है, इस 12वीं सूची में आपको याद रखना है कि यहाँ पे नगर पालिका है। ठीक है, और नगर पालिका के लिए जो विषय दिए गए हैं वो टोटल कितने हैं? तो याद रखना है आपको 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है बंधु, तो ये मैंने आपको लगभग आपको 12 अनुसूची, मुझे लगता है कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि मैं जैसा आपसे लगातार बोलता रहता हूँ कि लगातार पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है। देखिए, आपको अपने घर वालों का या अपना जो सपना है ना, इस सपने को पूरा करना है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी चीज़ इजीली ऐसे ही आपके हाथों में नहीं दे सकता। आपको खुद का करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आप मुकर नहीं सकते। तो केवल और केवल आपको आपके परिवार वालों ने ज़्यादा कुछ आपको नहीं सौंपा है, केवल मेहनत करने के लिए कहा है। अगर मान लीजिए आपके पास संसाधनों की कमी है तो केवल आपको एक मोबाइल है जो आपके हर किसी के पास होता है। आप इजीली जाइए, सारी क्लासेस देखिए। आपको मैं पूरा वादा कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाएगी कि आपके पेपर में जो पूछा जाता है आपका मास्टर वही पढ़ा रहा है। इससे इधर उधर की ज़्यादा बातें आपसे नहीं करता है। ठीक है, बाकी जब आपका टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है ना? तो वो दायित्व आप निभाएंगे। अगर आप जितने लोगों को शेयर करेंगे तो मुझे इससे फ़ायदा होगा और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए चीज़ें और बेहतर करके दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे उस लेवल तक ले आएंगे तो मैं हो सकता है कि जल्दी ही आपको स्मार्ट बोर्ड पर भी क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा, वो भी आपके लिए ओपन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम वो तकरीबन, जैसे आप 1000 अगर सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, आप लोग के लाइक मिल जाएंगे, मुझे कमेंट मिल जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि आप मेरी क्लासेस देखना पसंद करते हैं, तो मैं आगे चीज़ें कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ता हूँ, आप जैसा उचित समझें आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं लगातार करता रहूँगा। मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।